हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे। जनरल स्टडीज और आपके सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज के लिए आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक 70 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 71 डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकंड बैच का 31st टेस्ट है और इससे पहले 40 टेस्ट ऑलरेडी पहले बैच के कंप्लीट हो चुके हैं। सब में क्वेश्चन डिफरेंट है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिवीजन पर्पज के लिए मिनिमम 10% के आसपास हो, अदरवाइज डिफरेंट है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये प्रैक्टिस टेस्ट का पीडीएफ है, इसको पढ़ के इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो ला सको आप। और पूरा टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। लेट्स बिगिन। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे उस। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? ये दमोह में स्थापित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने नौरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले का जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है उसके साथ में मर्ज करने का जो प्रपोजल था उसको अप्रूवल दे दी है और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। और अब ये काफी एक विशाल अभ्यारण्य यहाँ पे बनाया जाएगा दामोह में। तो किस किस कौन कौन से अभ्यारण्य को मर्ज किया जा रहा है? दामोह जिले का जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ नौरादेही अभ्यारण्य को, नौरादेही और रानी दुर्गावती, ये दो ध्यान रखिएगा। अभ्यारण्य एवं संबंधित जिलों के संदर्भ में गलत कौन सा है? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए अब आने वाले टेस्ट में जैसे हमने प्रीवियस टेस्ट में डिस्कस किया था कि ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आपके जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसकी जो आईसीटी है उसके क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकें। और अब आने वाले टेस्ट में हम आईसीटी के काफी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर, ये बिल्कुल सही है। पनपटा अभ्यारण्य है उमरिया में है। बगदरा सीधी में है। जो कठीवाड़ा है ये बैतूल में नहीं है, कठीवाड़ा एक्चुअल में छिंदवाड़ा में है। ये कठीवाड़ा अलीराजपुर में है, छिंदवाड़ा में नहीं, अलीराजपुर में है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऊपर के तीनों जरूर याद रखिएगा। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है? WAN क्या है कंप्यूटर और नेटवर्किंग के फील्ड में? ये क्वेश्चन का करवाया है आपको WAN वाइड एरिया नेटवर्क, कल के में करवा दिया था ये। सतत विकास लक्ष्य 14 में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसे SDG फर्स्ट है वो किसके लिए है, SDG सेकंड है वो किसके लिए है, थर्ड है जैसे हेल्थ एंड वेलबींग का है, वैसे ही 14 किससे संबंधित है। तो टोटल ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार, इनको पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके यहाँ से। ये पूछा है सतत विकास लक्ष्य 14 में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, अभी का पूछा है। तो जो SDG 14 है इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इनमें से कोई नहीं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो 14 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो SDG 14 है ये किसके लिए है? कोस्टल जो स्टेट्स हैं उनके लिए है, जो तटीय राज्य हैं उन पे लागू होता है। ये मध्य प्रदेश तटीय राज्य नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश पे ये लागू नहीं होता है। सतत विकास लक्ष्य के जो मापदंड है वो केवल तटीय राज्यों पे ही लागू होते हैं। SDG 14 की बात करें तो इसमें ओडिशा अभी फर्स्ट पे है, प्रथम स्थान पे है पूरे देश में ओडिशा।
ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है? ईमेल के संदर्भ में IMAP का क्या अर्थ है? इसका जो करेक्ट आएगा, IMAP होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेरफेर करना क्या कहलाता है? आप कंप्यूटर में जो डेटा है, पहले से कंप्यूटर में डेटा जो मौजूद है उसमें हेरफेर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब हो गया कि आपने जो यूजर है उसकी बिना परमिशन के इंटरनेट का जो सिक्योरिटी है उसको तोड़ा है और फिर कंप्यूटर के डेटा में आपने ये हेरफेर किया है। तो कंप्यूटर में जो डेटा है उसमें हेरफेर को तो कहा जाता है डाटा डिडलिंग। और इसी में एक टर्म और होती है क्रैकिंग। क्रैकिंग होता है कि आप इस डेटा में बदलाव कर देते हैं, आपने बिना यूजर की परमिशन के उसके कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी लेयर है उसको तोड़ा है, ब्रेक किया है और वो कंप्यूटर में जो डेटा है उसमें बदलाव किया है, उसको क्रैकिंग कहा जाता है। क्रैकिंग, अगर आपने कुछ बदलाव किया है तो। और अगर हेरफेर किया है कंप्यूटर में डेटा में, ये डेटा डिडलिंग है। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना जावरा में किस वर्ष की गई थी? चीनी मिल कहां पे है मध्य प्रदेश में? ये जावरा में। और इसी का पूछा है कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। जावरा कहां पे है? ये रतलाम जिले में है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो शुगर मिल है ये मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल है। मध्य प्रदेश में फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले में अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्लावर कल्टीवेशन है, फ्लावर कल्टीवेशन के लिए कौन सी जगह सेटअप किया जा रहा है रिसर्च सेंटर? तो ये सीहोर में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। किस देश की मदद से, किसके सहयोग से किया जा रहा है? ये इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। इसके साथ में शाजापुर है, शाजापुर में भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। सीहोर में तो फूलों के लिए और शाजापुर में, जो शाजापुर है इसमें किसके लिए किया जा रहा है? ऑरेंज के लिए। संतरे का रिसर्च सेंटर यहां तैयार किया जाएगा और इसके लिए लगभग $1 मिलियन का निवेश किया है। मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्न किन स्थानों पर मिलता है? अभ्रक इनमें से किस जगह मिलता है मध्य प्रदेश में? देखिए, भारत में बात करें तो अभ्रक का जो प्रोडक्शन होता है, अभ्रक के उत्पादन में पहले नंबर पे झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इसके बाद में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है, झाबुआ, मंदसौर, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़, इनमें ये अभ्रक पाया जाता है। मेनली अगर बात किया जाए तो जो आग्नेय या फिर जो कायांतरित और अवसादी चट्टाने हैं उनमें पाया जाता है। पूरे दुनिया में है देखा जाए तो भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें डी करेक्ट आंसर आएगा। ये प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, कम से कम ये 3 जगह तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, इसके अलावा मंदसौर, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, ये सभी जगह पाया जाता है अभ्रक। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बूढ़ा देव हैं, ये मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के हैं? ये बैगा के हैं, बैगा जनजाति के। बैगा मध्य प्रदेश की क्या एक पिछड़ी जनजाति है जो साल का वृक्ष होता है, साल ट्री, इसको ये पवित्र वृक्ष मानती है और इस पे रहने वाले जो देव हैं उनको बूढ़ा देव मानते हैं। ये इनके प्रमुख देव हैं। अब आपसे ये तो पूछ लिया बैगा का हो गया, लेकिन जैसे हमसे पूछा जाए कि गोंड हैं
उनके प्रमुख देवता कौन है, प्रमुख देव कौन, किसको मानते हैं गोंड, तो उनके हैं लिंगोदेव। लिंगोदेव हैं, वो गोंड के प्रमुख हैं। भीलों की बात करें तो भीलों के प्रमुख कौन है, बाबदेव हैं। या फिर हम जो कोरकू हैं, कोरकू उनकी बात करें तो कोरकू में जो मेन है महादेव हैं। इसके अलावा बैगांव के जो हमने पढ़ा बूढ़ा देव हैं, बहारिया और शहरिया हैं, उनके दूल्हा देव हैं। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग द्वारा 2023 में जारी की गई रिपोर्ट के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा जिला मध्य प्रदेश में पहले और देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम शुरू किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो पूरे देश में दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे है, तो ये दमोह है। और ये कौन जारी करता है, ये नीति आयोग जारी करता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये रिवीजन पर्पज के लिए करवाया जा रहा है आपको यहाँ पे। अदरवाइज क्वेश्चन पहले भी कई बार करवाया गया है। ये 9.38% है। आपको ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ मध्य प्रदेश का क्या लेंथ है, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, वो पढ़िएगा जरूर। अगर देखिए जहां तक है ईस्ट से वेस्ट का 870 किलोमीटर है, और अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 605 किलोमीटर है। इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, जहां तक है यही है। क्रॉस चेक करने से आपको भी दो नई चीजें सीखने को मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, मध्य प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन कब किया गया है, 5 सितंबर 2007 को इसका गठन किया गया था। ये एक्चुअली में अधिनियम है डिजास्टर मैनेजमेंट रूल्स एक्ट 2005। ये एक्ट की बात करें तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और उसी के तहत मध्य प्रदेश में 5 सितंबर 2007 को ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। अभी कई जगह एनडीआरएफ वगैरह की जो टीमें हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन करती है जब जहां पे कहीं फ्लड आ गया या फिर कोई और सिचुएशन है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस जिले के सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। ये मध्य प्रदेश के हैं, तो कौन सी जगह के हैं ये सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन। इनका संबंध है जबलपुर से। कहां से है, जबलपुर से है इनका संबंध। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है जो स्टेट फूड कमीशन है। स्टेट फूड कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एक था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के ही तहत ये स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की, जुलाई 2017 में। 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है। कौन से ट्राइब्स हैं, कौन सी ट्राइब है जो अपने आप को राजपूत मानते हैं ये, तो देखिएगा एक तो है इसमें कोरकू और दूसरे हैं संतिया। कोरकू और संतिया ट्राइब है, ये खुद को मूल रूप से राजपूत मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोनों बी एंड सी।
मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? ये घोटुल सिस्टम है, ये कौन सी जनजाति में पाया जाता है? ये मूरिया, और अगर मूरिया ऑप्शन में नहीं है तो गोंड, इन दोनों में ही ये घोटुल सिस्टम पाया जाता है। एक परंपरा है ये। शायद इसमें अपने हिसाब से वो शादी के लिए लड़का लड़की चूज करने का ऐसा है इस सिस्टम में। जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? जबलपुर है, इसको संस्कार राजधानी कहा जाता है, संस्कार राजधानी। और दूसरी तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश जबलपुर है, ये जुडिशियल कैपिटल भी कह सकते हैं इसको, न्यायिक राजधानी भी। क्योंकि जो मेन ब्रांच है वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जो स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन है, उसका टेन्योर कितना होता है? ये या तो 3 साल या फिर उनकी एज 65 ईयर हो गई हो। और ये जरूर पढ़िएगा, अभी इनके पहले चेयरमैन कौन थे, अभी प्रेजेंट में है जहां तक है 2022 में 2022 में अपॉइंट किए गए थे, जो अध्यक्ष थे द्रविंद्र मोरे थे, द्रविंद्र मोरे ये अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे। तो 2025 तक यही रहने वाले हैं। अगर मेंबर का पूछा जाता है आपसे तो इसमें मेघा पवार है, निशा श्रीवास्तव, ओंकार सिंह, ये इसके मेंबर हैं। बाकी चेयरमैन का जरूर ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र पर मगवंश शासकों का अधिकार था? मगवंश शासकों का अधिकार रहा है बघेलखंड रीजन में। अभी आपको जल्दी ही आपके एग्जाम से पहले ये जो डायनेस्टी वाला है, कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये करवाया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये करवा दिया जाएगा कि कौन से डायनेस्टी किस जगह पर उनका रूलर कौन था, ताकि एक क्वेश्चन आता है यहां से तो हमारा गलत नहीं हो। मध्य प्रदेश में किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया है? कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है? ये शहडोल में पाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है, जिसे आईओटी कहते हैं हम, इसकी विशेषता है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये पहली बार कब प्रयोग में लिया गया था? आईओटी 1999 में इसको पहली बार प्रयोग में लिया गया था, और ये प्रयोग में लिया था केविन एस्टन ने। इसने प्रयोग में लिया था आईओटी, केविन एस्टन ने। और आईओटी वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से क्या करता है, जो डिजिटल डिवाइस है, लोगो, मशीन और अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे को जोड़ता है। ये मशीनों और जो लोग हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। मतलब आप है जो मशीन और इंसान, उनको एक दूसरे को जोड़ना, मशीन इंसान से बात कर रहा है या एक दूसरे में कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें कनेक्टिविटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, कनेक्टिविटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है। इसके अलावा इसमें काफी जटिलता भी होती है। और इसके अलावा बात करें तो ये डायनेमिक भी है, सेल्फ अडॉप्शन भी है। इसमें आइडेंटिफिकेशन है, सेंसिंग भी होता है इसमें। अगर इनके अलावा और ऑप्शन आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में, तो आइडेंटिफिकेशन, सेंसिंग, ये सब भी इसमें होता है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे। देखिए, वेबसाइट विजिट जरूर कीजिएगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यहाँ पे, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि आपका इससे नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड होगा और कोई क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन में गलत नहीं होगा एग्जाम में। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेफरेंस लेके अगर कोई नई यूजफुल आपके पास इंफॉर्मेशन है और जो पहले से कोई किसी बड़े डेटाबेस में है, उसकी जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है हैविंग। वी हैव दैट, तो मतलब ये पहले से हमारे पास मौजूद है। नहीं, हैविंग है वो हमारे पास होता है, लेकिन उसमें अगर जांच की प्रक्रिया है तो उसको माइनिंग कहते हैं। अगर उसमें जो जांच की प्रक्रिया है, अगर कोई पहले से बड़े डेटाबेस में मौजूद है वो हैविंग है, लेकिन जांच की प्रक्रिया है वो माइनिंग होती है। बी आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? एआई डेवलपमेंट से संबंधित इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? एआई है, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने पिछले उसमें जो टेस्ट हुआ है उसमें करवाया है। एआई की कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वीडियो देख लिया होगा, उम्मीद है आपने। इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोलॉग एक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एक कम्युनिकेशन या कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है उसके लिए किया जाता है। इसको MY जो CIN है उसमें भी ये शामिल है। इसका आएगा प्रोलॉन्ग लैंग्वेज। इतना डीप में तो आपके आएगा नहीं, आपको तो लैंग्वेज ही ध्यान रखना है कि एआई में कौन कौन सी लैंग्वेज है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप से जाना जाता है? कंप्यूटिंग सेवाएं हैं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, इंटरनेट, इन पे जो डेटा का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पे जो आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल है। ये बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया करवाता है और वेब ब्राउजर का भी यूज करके और उस तक ये पहुंचाया जा सकता है उसका इस्तेमाल। इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? MS ऑफिस का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है इनमें से एक? देखिए, जो .docx है ये भी MS ऑफिस का है, ये MS ऑफिस का है, ये MS ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। MS एक्सेल में एक से अधिक MS एक्सेल में एक से और एक कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? ये एक्चुअल में एक रो है, एक रॉ और एक कॉलम। तो इसमें कहा गया है कि जो इंटरेक्शन है, ये तो सपोज कॉलम है और ये रो है, अब इनका इंटरेक्शन है ये, तो इसको क्या कहा जाता है MS एक्सेल में? इस इंटरेक्शन को, तो इस इंटरेक्शन को MS एक्सेल में कहा जाता है सेल। कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन पिछले जो 9 जून को हुआ है उसमें आया था निबल का, और आप 100% मान के चलिए जो मेमोरी है, मेमोरी पे क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपसे निबल का कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, कोई सा भी पूछा जाए। ये सारा हमने पूरा पिछले कई वीडियोज में करवाया है, चैनल पे अवेलेबल है। लास्ट वीडियो में ही सारा बताया है। निबल का क्वेश्चन है, तो निबल क्या है? निबल देखिए, एक्चुअल में ये आधा बाइट होता है। जो आधा बाइट है उसको निबल कहते हैं। और वो क्यों? क्योंकि आधा बाइट क्या होता है, जैसे एक बिट है, 8 बिट है, 8 बिट है,
8 बिट में क्या होता है 1 बाइट। सो आधा बाइट क्या हो जाएगा, हाफ बाइट मीन्स 4 बिट। ठीक है, तो एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। और इसके बाद में तो फिर आप कर दोगे कि 1 KB है, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद में हम देखें तो 1 MB है, उसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। इस तरीके से आप आगे करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो ब्लॉक डिवाइस है? देखिए, जो डेटा है उसके निश्चित आकार को, जो निश्चित आकार है उसके निश्चित आकार के चंक को ब्लॉक कहते हैं। डेटा में कोई फिक्स साइज है, डेटा की फिक्स साइज है, अब उसका जो चंक है उस साइज के चंक को ही ब्लॉक कहा जाता है। और आमतौर पे ब्लॉक क्या है, ब्लॉक डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क है, या फिर टेप ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, या फिर फ्लैश मेमोरी है, ब्लू रे रीडर है, ये इसमें आते हैं। ऑप्शन की बात करें तो हमसे पूछा है ब्लॉक डिवाइस। अब ब्लॉक डिवाइस के हमने एग्जांपल पढ़ लिए, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, या फिर ब्लू रे रीडर, फ्लैश मेमोरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा टेप ड्राइव। टेप ड्राइव क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर डेटा को मैग्नेटिक टेप, जो टेप है उस पे कलेक्ट करता है। कंप्यूटर के डेटा को मैग्नेटिक टेप पे ये संग्रहित करता है, और विशेष रूप से जब बैकअप किस लिए करता है, बैकअप पर्पज के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है? ये करवाए हुए हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। तो हमसे पूछा है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसे हम स्टोर डेटा को केवल पढ़ ही सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा होता है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है हम उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना परिवर्तित कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो रोम है, ROM, ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। और इसको क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल, सॉरी, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। रैम होता है, ये प्राइमरी मेमोरी है, वोलेटाइल होता है। रोम है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, इसको ना चेंज कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये नॉन वोलेटाइल है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है? स्टोरेज की बात हो रही है कि इनमें जो है यूजुअली मैक्सिमम स्टोरेज किसमें होता है। तो यूजुअली मैक्सिमम स्टोरेज इनकी बात करें तो हार्ड ड्राइव में मैक्सिमम स्टोरेज होता है। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। CDMA टेक्नोलॉजी होती है मोबाइल में, वो क्या है? CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये है CDMA। रोबोटिक्स के संदर्भ में पुमा क्या है? PUMA, ये रोबोटिक्स के संदर्भ में पूछा है, तो ये क्या है? देखिए, PUMA क्या होता है, ये एक रोबोट का भी नाम है, इसके नाम पे एक रोबोट भी है। अब इसकी बात करें PUMA की, तो ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। और इसका यूज है, ये 1978 के टाइम से शुरू हुआ है इसका यूज। जैसे डैश पैनल है और जो लाइट को असेंबल करना हो, इस तरीके के कामों के लिए इसका यूज लिया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो ये आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।